हम लोगों ने इस चैप्टर में सारे आर्टिकल्स देख लिए। अब जो आर्टिकल बचा वो 255, और 255 ये कह रहा है कि चाहे संसद का अधिनियम हो और चाहे किसी राज्य के विधानमंडल का, अगर राष्ट्रपति आदि की, राष्ट्रपति आदि इसलिए कहा क्योंकि राज्यपाल की सिफारिश ये भी कहीं जरूरत हो सकती है, तो यदि राष्ट्रपति राज्यपाल की सिफारिश किसी विधेयक के कानून हो जाने के लिए अपेक्षित की गई थी इस संविधान के द्वारा, और वो मंजूरी या वो सिफारिश राष्ट्रपति या राज्यपाल ने नहीं की और विधायन हो गया, कालांतर में राष्ट्रपति या राज्यपाल ने वो सिफारिश जो अपेक्षित थी पूर्व में, वो कालांतर में दी, बाद में दी, तो केवल इस कारण से कि सिफारिश या अनुमति बाद में दी गई, अधिनियम को अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा। इस बात को अधिनियमित फॉर्म में 255 कह रहा है। लेकिन इसमें जो ध्यान रखने योग्य बात है, वो ध्यान रखने योग्य बात है कि 255 का संबंध केवल और केवल इस अधिनियम इस अध्याय के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, यानी कहने का मतलब यह है कि 254 जब संवर्धित सूची पर राज्य विधायन करना चाहता है और राज्य को ऐसा लगता है कि उसकी अपनी विशेष जरूरतों के कारण केंद्र का जो अधिनियम है पूर्व से उस विषय को लागू हो रहा है, उससे असंगत फॉर्म में उसे अधिनियम बनाना चाहिए, तो 254 सबसेक्शन 2 हम लोग पढ़कर आए हैं। 254 सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि राज्य का विधानमंडल अगर कोई ऐसी विधि बनाना चाहता है जो केंद्र की कोई ऐसी विधि जो पूर्व से विद्यमान है, पहले से ही बनी हुई है, उससे असंगत हो रही है, तो राज्य का विधानमंडल केंद्र की अनुमति इसे लेकर ऐसा कर सकता है। केंद्र उसके विचार के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 200 की प्रक्रिया के मुताबिक, राष्ट्रपति बोल गए राज्यपाल अनुच्छेद 200 की प्रक्रिया के मुताबिक राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य के विधानमंडल के द्वारा पारित उस कानून को सुरक्षित कर लेंगे, और कालांतर में जब राष्ट्रपति की अनुमति उसके संबंध में प्राप्त हो जाएगी तब वो अधिनियम विधिमान्य स्वरूप में संबंधित राज्य में परिवर्तित स्वरूप में लागू हो जाएगा। यद्यपि वो केंद्र से विरोध में होगा, केंद्र के अधिनियम से विरोध में होगा, लेकिन इसके बाद भी वो अधिनियम लागू होता रहेगा क्योंकि केंद्र की अनुमति उसके संबंध में मिल चुकी है। लेकिन जिस पर्टिकुलर अधिनियम के विरोध में आने के कारण केंद्र ने उसे अनुमति दी थी, केवल उसी विशेष अधिनियम के ऊपर राज्य का जो अधिनियम है वो अभिभावी होगा। शेष अगर केंद्र का कोई अन्य अधिनियम है जिसके संबंध में केंद्र ने अनुमति नहीं दी, उसके ऊपर यह अधिनियम अभिभावी होकर लागू नहीं होगा। यह भी हम लोगों ने पढ़ा था जब 254 सबसेक्शन 2 पढ़ रहे थे। बात आई थी कि सेंट्रल लेजिस्लेचर का टीपीए है और राज्य के विधानमंडलों ने आपका किराया, रेंट, ठीक है, कंट्रोल एक्ट ये पारित किए थे, और रेंट कंट्रोल एक्ट के संबंध में जो अनुमति प्राप्त की थी वो टीपीए से असंगत होने के कारण से प्राप्त की गई थी, और टीपीए के संदर्भों में केंद्र ने अपनी अनुमति राज्य के कानून को दी थी। तो कालांतर में जब पब्लिक प्रीमिसेस एविक्शन एक्ट, सार्वजनिक संपत्ति बेदखली अधिनियम, ये जो केंद्र का था, उससे जब राज्य के रेंट एंड कंट्रोल से संबंधित अधिनियम विरोध में आए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चूंकि राष्ट्रपति ने अनुमति देते समय
जो सार्वजनिक संपत्ति बेदखली अधिनियम है, इसे ध्यान में नहीं रखा था, तो यह नहीं माना जाएगा कि राज्य के विधानमंडल को इस अधिनियम के विरुद्ध भी अनुमति राष्ट्रपति की प्राप्त है और इस अधिनियम पर भी राज्य के विधानमंडल का कानून अभिभावी हो गया है, यह नहीं माना जाएगा। ऐसी बात आई थी। तो 254 सबसेक्शन 2 यह कहता है कि राज्य का विधानमंडल राष्ट्रपति की अनुमति लेकर केंद्र से असंगत कानून समवर्ती सूची के विषयों पर बना सकता है। क्योंकि 254(2) इसी चैप्टर में है और 255 यहीं लिखा है, जस्ट अगला सेक्शन है, तो आपके मन में यह गलतफहमी पैदा हो सकती है कि शायद 255 का कोई संबंध 254 सबसेक्शन 2 मात्र से है, जबकि 255 यह कह रहा है। आप लास्ट लाइन देखेंगे, अभी पूरा नहीं पढ़ रहे हम, बिल्कुल अंतिम लाइन देखें, ठीक है। कहता इस संविधान द्वारा अपेक्षित कोई सिफारिश नहीं की गई थी या पूर्व मंजूरी नहीं दी गई थी। इस संविधान द्वारा अपेक्षित कोई सिफारिश नहीं की गई थी। इसका मतलब ये पूरे संविधान को लागू हो रहा है। आर्टिकल 255 जो कुछ कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर इस संविधान द्वारा कहीं भी कोई सिफारिश या कहीं भी कोई पूर्व अनुमति अपेक्षित की गई थी और वो सिफारिश या पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी काम को किए जाने से पूर्व, तो आर्टिकल 255 की व्यवस्था के मुताबिक जो रेमेडाइल नेचर का सेक्शन है उसकी व्यवस्था के मुताबिक पूर्व अनुमति या मंजूरी पूर्व में न लेने का जो प्रभाव है उसको ठीक किया जा सकता है और 255 सारी मंजूरियों को लागू हो रहा है। जब भी इस संविधान ने कोई मंजूरी अपेक्षित की, ठीक है, जैसे हम लोग देखेंगे जब फंडामेंटल राइट का चैप्टर पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 31 समाप्त हो गया है, लेकिन 31A, 31B, 31C आज भी हैं, ठीक है। 31A आज भी है, 31B आज भी है और 31C आज भी है, खाली 31 समाप्त हुआ है। और आप ऐसे पढ़कर समझ लेते हैं और आपकी समझ का आधार क्या है पता नहीं, जबकि बेयर में स्पष्ट लिखा है 31 से दिया हुआ है, 31B दिया है, 31C दिया है, खाली 31 जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार बनाता था उसको समाप्त कर दिया। और पता नहीं आपके दिमागों पर यह इंप्रेशन क्यों रहता है कि 31A, 31B या 31C यह भी खत्म हो गया, मतलब होल जहां पर 31 लग गया ऐसा कोई फंडामेंटल राइट अब है ही नहीं। ऐसा पता नहीं आपको क्यों लगता है कि 31 है ही नहीं, चाहे वो A के स्वरूप में हो, चाहे B के स्वरूप में हो, चाहे C के स्वरूप में। ये आप कहते भले ही ना हो, लेकिन आपके दिमागों पर इंप्रेशन ऐसा ही रहता है। और क्यों रहता है ये जानकारी में नहीं, लेकिन 31A, 31B, 31C है। और 31A क्या कहता है? 31A कहता है कि अगर कोई कानून भूमि अधिग्रहण के लिए बनाया गया है तो उसे अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार इस पर विपरीत प्रभाव डालने के कारण, पर्टिकुलरली भूमि अधिग्रहण कानून, अगर कोई भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानून बनाया गया है तो केवल इस आधार पर कि वो अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकार से विपरीत जा रहा है, उसे शून्य नहीं समझा जाएगा। अदरवाइज 13(2) की व्यवस्था है। 13(2) कहता है कि कोई राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो किसी भी फंडामेंटल राइट पर विपरीत प्रभाव डालता हो, लेकिन 31A कहता है कि कोई भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानून जो अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 पर विपरीत प्रभाव भी डाल रहा है, लेकिन चूंकि वो भूमि अधिग्रहण से संबंधित है और भूमि अधिग्रहण ये किया जाएगा
क्योंकि अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो भूमि की जरूरत है। आप पुल बनाएंगे, सड़क बनाएंगे, हवा में तो लटक नहीं जाएगी, चाहिए तो जमीन। फैक्ट्री बनाए, रेल बनाए, कुछ भी करें आप, जमीन तो चाहिए। तो विकास संबंधी जरूरतों के लिए भूमि अधिग्रहण कानून जरूरी है। इसलिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानूनों के संबंध में 31 से है कि अगर भूमि अधिग्रहण से संबंधित कोई कानून बना हुआ है तो अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 से असंगति के आधार पर उस कानून को शून्य नहीं माना जाएगा, यह लिखा है। लेकिन उसी में व्यवस्था दी है कि अगर राज्य कोई ऐसा कानून बनाना चाहता है जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित है और वो अनुच्छेद 14 या 19 से असंगत हो रहा है, तो ऐसे कानून को राज्य तभी बना पाएगा जब उस विधेयक के संबंध में या उस अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर ली गई हो। और अनुच्छेद 31 से यहां नहीं लिखा है, वो अलग जगह पर लिखा है। ऐसे ही अनुच्छेद 31C ये कहता है, और ये आपके प्री में खूब पूछा जाता है। 31C का संशोधन संभवतः 1975 या 1976 में आया है, क्योंकि 31C के संशोधन को ही केशवानंद भारती में चैलेंज मिला था, और 31C के संशोधन को केशवानंद भारती में वैलिड माना था। लेकिन यह कहा था कि, और 31C के ही कारण यह लाइन आई थी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट में एक बैलेंस है, उस बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बैलेंस आपका मूल ढांचे का भाग है। ये लाइन ही 31C के कारण आई थी, और 31C पहला संविधान संशोधन है जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को फंडामेंटल राइट के ऊपर रख दिया गया, वरीयता दे दी गई, और आप पूरी LLB और पूरा कानून सम्मत जिंदगी ये जी जाते हैं। कानून सम्मत जिंदगी तो प्रत्येक नागरिक को जीनी ही पड़ेगी, मतलब कानून जानने वाले नागरिक के तौर पर आप पूरी जिंदगी जी जाते हैं, और आपकी मान्यता यही रहती है कि फंडामेंटल राइट ये प्रीवेल करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी प्रीवेल नहीं करते। या यूं कहें कि अगर दोनों में विरोध और असंगति है तो फंडामेंटल राइट ही प्रीवेल करेगा, ये आपकी मान्यता रहती है। जबकि ये बात बहुत पुरानी हो गई है, ठीक है। इस बात का आज की डेट पर चंपाकम बनाम दोरईराजन में यह बात कही गई थी, और चंपाकम बनाम दोरईराजन को डिसाइड हुए जमाना बीत गया। वो 51-52 की बात है, और उसके बाद तो 1975-76 में 31C आ गया, और यह कहा गया कि अगर कोई कानून बनाया गया जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को इफेक्ट देने के लिए बनाया गया, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी अनुच्छेद 39 जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसकी भाषा ऐसे आएगी कि वो वर्गीकरण को अनुमति दे देगी, और सोशल वेलफेयर के लिए, कमजोर वर्गों के लिए राज्य को विशेष प्रकार से काम करने की अनुमति यह दे देगी। अनुच्छेद 39 पे जब हम लोग पहुंचेंगे तो उसकी भाषा को देखेंगे। और अनुच्छेद 14 यह कहेगा कि सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। अनुच्छेद 19 अलग प्रकार की बातें कहेगा। इसलिए सोशल वेलफेयर के लिए कई बार अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 को थोड़ा पीछे रखना पड़ेगा, और इसी भावना को ध्यान में रखकर 31C इनेक्ट किया गया। हालांकि हम पर्सनली 31C से बहुत सहमत नहीं है, लेकिन हमारी पर्सनल असहमति का कोई मूल्य नहीं हो सकता। जो कानून की दुनिया है, उस कानून की दुनिया में स्थिति यही है कि 31C आज मौजूद है भारत के संविधान में, और वो ये कहता है कि अगर कोई कानून बनाया गया जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को
प्रभाव देने के लिए बना है, और विशेषकर अनुच्छेद 39 को तो अनुच्छेद 14 या 19 से असंगति के आधार पर, अर्थात वो कानून अनुच्छेद 14 या 19 पर क्षतिकारक प्रभाव डाल रहा है, सिर्फ इस कारण से उस कानून को अविधिमान्य नहीं माना जाएगा। यानी अब तो इनेक्टेड फॉर्म में यह मौजूद है कि अनुच्छेद 14 और 19 में वर्णित मूल अधिकार, इन पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को अधिमान प्राप्त है। अब तो इनेक्टेड फॉर्म में यह मौजूद है, ठीक है। लेकिन यह भी लिखा है वहां कि अगर राज्य यह कोई ऐसा कानून बनाना चाहता है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इसको प्रभावी बनाने के लिए बनाना उसकी मंशा है, क्योंकि अनुच्छेद 12 के मुताबिक राज्य ये डिसाइड होगा, और अनुच्छेद 12 में राज्यों के विधानमंडल राज्य की डेफिनेशन में हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के लिए भी राज्य की वही डेफिनेशन स्वीकार हुई है जो फंडामेंटल राइट के लिए है। किस अनुच्छेद के प्रभाव से? अनुच्छेद 36 के प्रभाव से। वो ये कहता है कि इस अध्याय 4 के लिए, या इस भाग 4 के लिए भी राज्य की वही परिभाषा होगी जो मूल अधिकारों के लिए है। इसका मतलब राज्य के विधानमंडल अपनी नीति का निर्धारण उन्हीं तत्वों से मार्गदर्शित होकर करेंगे जो तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के तौर पर भारत के संविधान में शामिल है। तो अनुच्छेद 39 ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में वर्णित तत्वों को प्रभाव देने के लिए कानून राज्य की विधायिका भी बना सकते हैं। तो अनुच्छेद 31C यह कहता है कि अगर राज्य की विधायिका ऐसा कोई विधायन करने का निर्णय लेती है तो उसे उस विधान को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित करना होगा। यानी 31A 31C इनमें भी राष्ट्रपति की अनुमति अपेक्षित हो गई। और आपको यह विषय पढ़ा इसलिए बता रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जब मेंस में सवाल आते हैं तो आपसे सवाल ऐसे ही बनाए जाते हैं ताकि एक ही सवाल में यह टेस्ट हो जाए कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी गंभीरता से पढ़ा है। वो आपसे ये पूछ लेंगे कि कहां कहां राष्ट्रपति की अनुमति राज्य के विधेयक को आवश्यक बनाई गई है, ठीक है। और फिर आप बंगले झांकेंगे और 395 अनुच्छेद ध्यान कर पाना यह आसान नहीं है, ठीक है। तो 31A 31C इन दोनों जगह राज्य के विधान को राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक बनाई गई है। तीसरी स्थिति अनुच्छेद 200 में थी। अनुच्छेद 200 यह राज्यपाल को एक विशेष अधिकार दे रहा था, और अनुच्छेद 200 कह रहा था कि राज्यपाल को 2 प्रकार की ताकतें होंगी। अगर राज्यपाल को यह लगता है कि राज्य के विधानमंडल द्वारा अधिनियमित अमुक कानून राज्य के उच्च न्यायालय की अमुक शक्ति को नुकसान पहुंचा देगा, उसका क्षेत्राधिकार कम कर देगा, उसकी गरिमा को घटाएगा, उसकी शक्तियों पर विपरीत असर कारित करेगा, तो राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के द्वारा पारित उस कानून को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं। स्पेशली अनुच्छेद 200 यह बात कहता था। और इसके अलावा अनुच्छेद 200 एक साधारण शक्ति भी राज्यपाल को देता था कि यदि किसी भी अधिनियम के बारे में उसे ऐसा लगता है कि इस अधिनियम को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित होना चाहिए,
ऐसा उसे कब लगना चाहिए, इस विषय पर कोई मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है 200 में। लेकिन यह लिखा है कि राज्यपाल को ऐसा लगता है, तो जो राज्यपाल हैं वो भी राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी भी अधिनियम को आरक्षित कर सकते हैं। और जहां तक उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित बात है, तो उसे तो आरक्षित करेंगे ही करेंगे। उसे आरक्षित न करे ये ठीक नहीं। क्यों? इसलिए क्योंकि उच्च न्यायालय अपनी संपूर्ण क्षमता और गरिमा के साथ काम करे, ये देश के लोकतंत्र के लिए और देश की व्यवस्था के लिए एक बहुत जरूरी चीज है। इसलिए केंद्र को जिम्मेदार किया गया, और केंद्र को जिम्मेदार होना भी चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अंततः पूरा संविधान एक है, और अंततः पूरा संविधान भारत को एक यूनिट के तौर पर देखता है। उस यूनिट का रिप्रेजेंटेशन केंद्र सरकार ही करती है। यह सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था है, यह केवल सुराज की आवश्यकता है, जिसके कारण हमने भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को राज्यों में विभाजित किया है। अन्यथा भारत कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक एक ही है। इसलिए इस संपूर्ण राज्य क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जो उत्तरदायी है, उसे उन यूनिट्स के कामों पर पर्यवेक्षण की अधिकारिता होनी ही चाहिए, जो यूनिट्स अपने पर्टिकुलर क्षेत्र में उसी के जैसा काम कर रही है। ठीक है, इसलिए युक्ति संगत लगता है कि केंद्र को उन मामलों में भी जिनमें राज्य को विधायन की शक्ति है, ठीक है ना, ये राज्य के विधायन के संबंध में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अपेक्षित हो रही है, उन विषयों पर भी जिन पर राज्य को विधायन की अनुमति है, उन विषयों पर भी सुपरवाइजरी जुडिक्शन उनको मिले, ये बिल्कुल युक्ति संगत है। क्योंकि अंततः कोई गड़बड़ हुई तो अभी हम लोग वहां पहुंचे नहीं, लेकिन देखेंगे अनुच्छेद 355 की व्यवस्था के मुताबिक अंततः केंद्र ही जवाबदेह है। ठीक है, अंततः प्रत्येक राज्य की सुरक्षा और प्रत्येक राज्य का जो शासन और संचालन है वो संविधान की व्यवस्था के मुताबिक हो, इसकी अंतिम जिम्मेदारी केंद्र की है। इसलिए सुपरवाइजरी जुडिक्शन ये केंद्र के पास होना ही चाहिए। एक सुपरवाइजरी, एक पर्यवेक्षण की व्यवस्था ये होनी ही चाहिए, क्योंकि 355 या 356 का उपयोग वो अंतिम विकल्प है। वो तो अंतिम विकल्प है, जब नहीं ही कुछ हो पाएगा तब तो फिर वो है ही है, लेकिन उससे पहले भी विकल्प होने चाहिए ताकि स्थितियों को बिगड़ने से पूर्व रोका जा सके। और ये वही सेफ्टी मैनेजमेंट है, ये वही आपका सिक्योरिटी, ठीक है, मैनेजमेंट है। ये सिक्योरिटी मीजर्स स्वयं संविधान के फ्रेमर्स ने लिए हैं, और उन्होंने कहा है कि केंद्र की पूर्व अनुमति अगर राज्यपाल को यह लगता है कि ली जानी चाहिए इस विधेयक के संबंध में, तो अनुच्छेद 200 में उसकी ताकत भी उन्हें मिली है। और फिर 201 है, 201 ये बताता है कि राष्ट्रपति या केंद्र सरकार उसके संबंध में अनुमति दे पाएगी, नहीं दे पाएगी, वो सारी चीजें, ये सारी बात आप लोगों ने देखी है। 201 में भी हालांकि ये नहीं लिखा है कि केंद्र को कब अनुमति देनी चाहिए, कब नहीं देनी चाहिए, लेकिन एक परंपरा विकसित हुई है कि राज्यपाल उन्हीं विधेयकों को आरक्षित करते हैं राष्ट्रपति के विचार के लिए। ये तो भी लिखा कुछ भी नहीं है, लेकिन वही बात है कि हर शक्ति किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए दी गई है। फालतू में तो कोई शक्ति किसी को दी नहीं गई। तो जो एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है? व्यवस्था ठीक ढंग से चले और भारत एक और अखंड बना रहे।
भारत की व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चले, ये चरम उद्देश्य है या ये परम उद्देश्य है, और इस उद्देश्य की लाइट में सारी शक्तियों के प्रयोग को देखा जाना चाहिए। ठीक है, तो जब इस गाइडिंग नॉर्म की रोशनी में हम सारे विषयों को देखते हैं तो ये बात बिल्कुल तय हो जाती है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को तभी आरक्षित करना चाहिए जब उन्हें यह लगता हो कि भारत की एकता और अखंडता ये इस विधेयक के कारण खतरे में पड़ सकती है। जैसे आप देखते हैं, उन्होंने कहा बंगाल बंगालियों के लिए। अभी आपने देखा था द्रमुक उन्होंने जो अपना बजट प्रस्तुत किया है तमिलनाडु विधानसभा में, उसमें रुपए का जो चिन्ह नेशनली एक्सेप्टेड है उसको बदल दिया। ठीक है, सिर्फ वहां की सेपरेटिस्ट भावनाओं को उभारने के लिए और कमिंग जो असेंबली इलेक्शन है उसमें फायदा लेने के लिए। तो इस प्रकार के तत्व हैं। ठीक है, और इनको ठीक ढंग से हैंडल तभी किया जा सकता है। ये भी कर सकते हैं तमिलनाडु सिर्फ तमिलों के लिए, ये भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। और यही नहीं, कोई भी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई ऐसी सत्ता जो मानव से संचालित नहीं होती, वो धर्म की सत्ता हो सकती है, और धर्म की ही होनी चाहिए, क्योंकि धर्म पूजा पद्धति का नाम नहीं है। आपको कई बार कहा गया कि धर्म जीवन जीने के ढंग का नाम। ठीक है, तो वो नियमों की सत्ता, उसे आप धर्म की सत्ता कह लें, उसे कानून की सत्ता कह लें, जो चाहे नाम दे लें, लेकिन वो होनी ही चाहिए, क्योंकि व्यक्तियों पर कोई विश्वास नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति अंततः अपने मन से संचालित होगा। वो व्यक्ति जो स्व यानी अपनी आत्मा से संचालित होता हो, अगर वो उपलब्ध है तब फिर नियमों की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए राम राज्य में नियमों की जरूरत नहीं है, क्योंकि राम कभी भी नियम विपरीत जो हो सकता है उसे कर ही नहीं सकते। महानियमों की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी सबके लिए नियमों की जरूरत है। इसीलिए सिद्धांत क्या है? इसलिए सिद्धांत यह भी है कि अगर आप अपने आत्म तत्व को उपलब्ध हो गए तो भी सामाजिक व्यवस्थाओं का पालन करते रहे, तो भी करते रहे, और जब आप आत्म तत्व को उपलब्ध नहीं है तब तो सामाजिक व्यवस्था का ही पालन करें, क्योंकि तब आपको यह मालूम नहीं है कि ठीक क्या है। तब तो सामाजिक व्यवस्था आपको यह बताएगी कि ठीक क्या है। ठीक है, स्वयं आपके लिए और समाज के लिए। लेकिन अगर आप आत्म तत्व को उपलब्ध हो गए तो भी सामाजिक व्यवस्थाओं का पालन करते रहिए, ताकि समाज आपका दुश्मन न हो जाए, अन्यथा समाज आपका दुश्मन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि समाज को लगेगा कि ये हमसे कुछ आगे हो गए, ये हमसे कुछ बदले हुए हैं, ये हमसे कुछ ज्यादा खुश हैं, और समाज आपका दुश्मन बनेगा। इसलिए तब भी अब आपको समाज की व्यवस्था का पालन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सही है, लेकिन फिर भी समाज की व्यवस्था का पालन करते रहिए। जैसे कपड़े पहनना हमारे लिए जरूरी है, महावीर के लिए जरूरी नहीं है, बुद्ध के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, उनके लिए आवश्यक नहीं है वो, लेकिन फिर भी उन्हें कपड़े पहन ही लेने चाहिए। हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, ठीक है, हम उन पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन मेरा सुझाव यह है कि उन्हें कपड़े पहन ही लेने चाहिए। क्योंकि इससे होता क्या है कि
कि जो समाज का बदतमीज वर्ग है, जो कपड़े उतारना ही चाहता है, सिर्फ कपड़े उतारना चाहता है, उसे तर्क उपलब्ध होता है, उन्हें तर्क उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, और आप कपड़े पहने या न पहने, इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन समाज ये नियंत्रित रहे, इसके लिए समाज की व्यवस्था का पालन करते रहना चाहिए, ताकि समाज भी नियंत्रित रहे और आपके जो आपके कृत्य हैं उनका दुश्मन भी समाज ना बने, ऐसा भी ना हो। ठीक है, दोनों बातें ना हो। हालांकि आपको जरूरत अब कोई नहीं बची, लेकिन पहले जो था आप अज्ञानी थे, इसलिए सामाजिक नियम की जरूरत थी। अब आप जानकार हो गए हैं, फिर भी आपको समाज के नियम की जरूरत है। अब इसलिए है ताकि समाज ठीक बना रहे। अब आप समाज के नियम का पालन करोगे तो ठीक वैसे ही जैसे फिल्म में अजय देवगन को पता है कि हम आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन वो आतंकवादी का रोल कर रहा है और इतना जीवंत कर रहा है कि उसे देख के लगता है आतंकवादी है, जबकि नहीं है। ठीक है, तो आप इस ढंग से जब जिएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आपको आवश्यकता कोई नहीं है समाज के नियमों की, लेकिन फिर भी समाज के नियमों का पालन अगर आप करते रहेंगे तो सुकरात की तरह आपको जहर नहीं पीना पड़ेगा। सुकरात को शायद जहर इसीलिए पीना पड़ गया, या ईसा मसीह को शायद फांसी इसीलिए, सूली इसीलिए मिल गई, क्योंकि उन्होंने तत्कालीन समाज का विरोध किया। ठीक है, अगर ना करते हैं, ठीक है, तो हो सकता है उन्हें वो मृत्यु प्राप्त न हुई होती जो उन्हें प्राप्त हुई, और शायद हिंदुस्तान में इसीलिए नहीं प्राप्त हुई किसी को, क्योंकि यहां लोगों को यह पता रहा कि समाज का विरोध मत करो, कह रहे हैं कहने दो। ठीक है, उनकी व्यवस्था वो अपने ढंग से जीना चाहते, जीने दो, और हम भी उन्हीं के ढंग से जी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो सिर्फ जीना है, ढंग कोई हो, क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए व्यवस्थाओं का पालन आपको उपलब्ध हो जाने पर भी करते रहना चाहिए, अन्यथा आपको ही नुकसान हो सकते हैं और आपके कार्यों से समाज को भी नुकसान हो सकते हैं। तो जो राज्यपाल है उसे लगता है कि क्या होगा, जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसा बना रही है जिससे नेशनल इंटरेस्ट ये प्रभावित होगा, भारत की एकता और अखंडता प्रभावित होगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा ये अधिनियम, या केंद्र का कोई वर्तमान अधिनियम है उसके ये विरोध में जा रहा है, या केंद्र की कोई नेशन वाइड पॉलिसी है, ठीक है, उसका यह अधिनियम विरोध कर सकता है। ठीक है, तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेगा, और नो डाउट 201 में केंद्र जब यह तय करेगा कि हम अनुमति दें या न दें, तो उसकी शक्ति पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन फिर भी केंद्र भी अनुमति देने या न देने में इन्हीं कंसीडरेशंस को देखता है। वो ये देखता है कि जो अधिनियम आया उससे फंडामेंटल राइट तो न्यून नहीं हो रहा, और अगर 31A का मामला है तो ठीक है, 14-19 को न्यून कर भी सकते हैं, लेकिन अनड्यू न्यून तो नहीं हो रहा। जितना न्यून करने की जरूरत है उतना ही करिए ना, अन्यथा 14-19 को अनड्यू न्यून क्यों कर रहे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को अनुच्छेद 31 में अधिमान देने के लिए जितना जरूरत है उतना 14-19 को डिस्ट्रॉय करिए। आप बहाना तो नहीं करेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इसे अधिमान देना, इस बहाने आपने 14-19 खत्म ही कर दिया। ये तो लाभ उठाना है परिस्थिति का, तो परिस्थिति का लाभ उठाना है, जो अक्सर लोग कुंभ जैसे अवसरों पर उठाते हैं। भक्ति के नाम पर लोगों की निश्चलता, लोगों को छलते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है, उनकी भक्ति भावना का आश्रय लेकर, तो ये तो गलत बात है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। तो आपका ये तो नहीं हो रहा, इसीलिए 31A 31C में
केंद्र की अनुमति को आवश्यक बनाए। अनड्यू तो नहीं, तुम फंडामेंटल राइट को न्यून कर रहे हो, वह कोई प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। और जब आप पर कोई प्रतिबंध वो नहीं लगाता जिसे प्रतिबंध लगाने का हक है, तो इसका मतलब यह है कि वो आप पर एक विश्वास व्यक्त कर रहा है, ठीक है ना। अगर कोई आप पर प्रतिबंध लगा सकता था लेकिन उसने आप पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, इसका अर्थ यह नहीं होता कि वो आपको मनमाने तरीके से काम करने की छूट देना चाहता था। हालांकि आपकी मान्यता यही होती है सामाजिक जीवन में, जबकि आपको उलट सोचना चाहिए कि अब आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि अब आप उसके विश्वास के न्यासी हो गए। अब उसने आप पर विश्वास व्यक्त किया है। अब आप कौन है? अब आपकी स्थिति उसके विश्वास के संबंध में उसके विश्वास के न्यासी की है, और उसका विश्वास न टूटने देना यह आपका पहला कर्तव्य है। उसने जिस उद्देश्य के लिए आप पर विश्वास अभिव्यक्त किया है, आप उस उद्देश्य को किसी प्रकार का कोई नुकसान ये न होने दें, ये आपकी पहली जिम्मेदारी है। तो ये ठीक है कि नहीं बताया विश्वास अभिव्यक्त करने वाले ने कि आप किन स्थितियों में उन शक्तियों का प्रयोग करो जिन शक्तियों को उसने एक विश्वास के आधार पर आपको दे दिया। उसने नहीं बताया, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है कि जब तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस न पैदा हो जाएं, तब तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्तियों का प्रयोग आप न करें। और यह स्थिति आपको दिखती है कहां? अगर पुराने समय में आप चले जाएं तो जो दिव्यास्त्र गुरु देता था वो प्रत्येक शिष्य को नहीं देता था। वो सबसे पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट करता था कि क्या आप में ये एलिजिबिलिटी है कि आपको ऐसे संहारक अस्त्र दे दिए जाएं। अगर नहीं है, क्योंकि जो दिव्यास्त्र है इसका प्रयोग आप अपने शक्ति और सामर्थ्य के प्रदर्शन के लिए नहीं कर सकते, ये छिचोरपंथी है। ऐसे संहारक अस्त्रों का प्रयोग सिर्फ मानवता की रक्षा के लिए ही किया जाना चाहिए। जब जीवन मूल्यों को, मानवता को, ह्यूमैनिटी को बचाने का कोई और तरीका शेष ही न बचे। कोई हिटलर है, हिटलर एक नाम हमने ले लिया, अन्यथा हिटलर एक मनोवृत्ति इसका सिंबल है, यानी एक निरंकुश व्यक्ति आ गया और कोई व्यवस्था नहीं मानता, और इतना शक्तिशाली है कि कन्वेंशनल युद्ध में हम उसे हरा नहीं सकते। सेना उसके पास, टैंक उसके पास, मिसाइल उसके पास, वायुयान उसके पास, नहीं हरा सकते। तब एटॉमिक वीपन का प्रयोग उचित है, क्योंकि क्या करें अब? जितने मरेंगे मरेंगे, जो बचेंगे वो तो जिएंगे, ठीक है। ऐसे तो सब मर ही रहे हैं, इस जीने को तो मरना ही कहा जाएगा, ठीक है। और इसीलिए आप देखेंगे दुनिया भर में एटॉमिक बटन किसी जनरल के पास नहीं है, वो जो पॉलिटिकल लीडर है देश का उसी के पास है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर बड़े शांत मन का होता है, उस पर लगातार उसे वो आप ही के भले के लिए काम करता है और आप ही से रोज गालियां सुनता है और फिर भी कुछ नहीं कहता। वो बड़े शांत मन का होता है। इसलिए ऐसे ही व्यक्ति के पास ऐसी असाधारण शक्तियां होनी चाहिए। असाधारण शक्तियां सामान्य नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शक्ति प्रदाता जब असाधारण शक्तियां आपको दे रहा है तो वो विविक्षित तौर पर आप पर यह विश्वास अभिव्यक्त कर रहा है कि जब तक असाधारण स्थितियां नहीं आ जाएंगी आप असाधारण शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यह एक असाधारण स्थिति है जहां केंद्र को शक्ति दी गई कि राज्य के विधानमंडल जब राज्य सूची पर विधायन करना है तब भी वो पर्यवेक्षण की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी अनुमति के बिना आप नहीं बना पाएंगे। ये असाधारण शक्ति है। तो केंद्र को भी इस शक्ति का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए
कि इस शक्ति का प्रयोग वे अपनी सामर्थ्य के प्रदर्शन हेतु न करें। और राज्य के जो कानून हैं उन्हें यदि वे, क्योंकि राज्य और आपके बीच जो शक्तियों का बंटवारा है क्यों है, इसलिए कि व्यवस्था ठीक चले। देश के यहां इकहरी नागरिकता है, राज्य के नागरिक आपके भी नागरिक हैं और आपके नागरिक राज्य के भी नागरिक हैं, तो आपकी ये कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका कल्याण हो। इसके लिए तो आप शक्ति के प्रयोग के समय सिर्फ इसी उद्देश्य को ध्यान में रखेंगे, इसके अलावा कोई उद्देश्य आपके ध्यान में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा है तो फिर आप विश्वासघात कर रहे हैं। किसके साथ? संविधान के साथ, क्योंकि उसने आप पर विश्वास अभिव्यक्त किया है और यही परंपरा भी विकसित हुई है कि पहली बात तो आज तक राज्यपालों ने जितने विधेयक आरक्षित किए केंद्र की अनुमति के लिए, उनमें से 90% 254(2) के अंतर्गत, 90%। और 254(2) क्या कहता है? 254(2) कहता है कि राज्य को अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के कारण अगर केंद्र से असंगत विधि कॉन्करेंट लिस्ट पर बनानी है तो वो केंद्र की अनुमति से बना सकते हैं। यानी व्यवस्था बनाना, हमारी पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी है कि हम केंद्र के अधिनियम से शासित और व्यवस्था नहीं बनेगी, तो हम असंगत अधिनियम बना सकते हैं लेकिन उनकी अनुमति ले लेंगे। और केंद्र ने भी आज तक सिर्फ जितने अधिनियम गए हैं उनमें से बहुत थोड़े एक आंकड़ा दिया है आपकी किताबों में कि इस वर्ष से लेकर इस वर्ष तक 1130 अधिनियम 254(2) में आरक्षित किए गए राज्यपालों द्वारा, और सिर्फ 31 के संबंध में, 1100 बहुत बड़ी संख्या है, और 31 के संबंध में सिर्फ केंद्र ने अपनी अनुमति नहीं दी, बाकी सब में दे दी। ठीक है, तो व्यवस्था ठीक ढंग से चली भी है, इसमें भी कोई दो मत नहीं। न उन्होंने अन्य विधेयक इस ढंग के बनाए बहुतायत में, और ना ऐसा हुआ कि केंद्र ने मना किया हो। हां, कुछ इंस्टांसेस ऐसे भी हैं कि केंद्र ने मना कर दिया कि नहीं बनेगा, और वो भी व्यवस्था के नाते ही मना किया। और उन उदाहरणों को जैसे देखें तो क्या हुआ, एक बार पंजाब में एक एक्ट बनाया, उस एक्ट के मुताबिक किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो बिक्री कर सेल्स टैक्स, अब तो सेल्स टैक्स खत्म हो गया, अब तो जीएसटी आ गया। पहले सेल टैक्स होता था, तो जो सेल्स टैक्स था एक कमोडिटी पर जो टोटल बनता उसकी कीमत को देखते हुए जितना सेल टैक्स लगता उसका 1% सरचार्ज लगा दिया, और पैसेंजर टैक्स और माल भाड़ा इसमें वृद्धि कर दी। इस सब पर टोटल इंपैक्ट यह आया कि जो लग्जरी गुड्स था, ठीक है ना, जो लग्जरी से संबंधित आइटम थे उन पर टैक्स 8% पंजाब में हो गया, जबकि पूरे देश के वित्त मंत्रियों की जो बैठक केंद्र के साथ हुई थी तो 7% का लग्जरी टैक्स तय हुआ था। ठीक है, 7% लग्जरी टैक्स तय हुआ था। इसके अलावा यह भी तय हुआ था कि इसेंशियल कमोडिटीज, इन पर जो टैक्स लगाया जा सकता है वो 3% हो सकता है। पंजाब ने उसे भी बढ़ा दिया, सॉरी वो 2% हो सकता है, पंजाब ने उसे भी बढ़ा दिया और 3% कर दिया। अब ये ऑल इंडिया पॉलिसी के खिलाफ था और इसके कारण से एक खराब स्थिति पैदा हो सकती थी, इसलिए केंद्र ने उसको रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, आप नहीं करेंगे। ठीक है, और उसके बाद भी केंद्र ने वापस किया, और जब उन्होंने उसको ठीक करके भेजा तो उन्होंने परमिट कर दिया। इसका मतलब व्यवस्था उसी ढंग से चली है जिस ढंग से उसे चलना चाहिए। और इंडी केरला एजुकेशन बिल, ये तो इस संबंध में सबसे प्रसिद्ध मामला है कि केरल के लेजिस्लेचर ने जो वहां के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे उनकी सुव्यवस्था के लिए एक अधिनियम पारित किया था, जिसके कारण वहां टेंशन क्रिएट हुआ था, और टेंशन क्रिएट होने के बाद राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया गया था, और राष्ट्रपति ने फिर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी जुडिक्शन में अनुच्छेद 143(1) में ओपिनियन मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि अनुच्छेद 30(1) जहां माइनॉरिटीज को अपने एजुकेशन स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का हक मिला है,
उसके ये विपरीत जा रहा है कुछ प्रोविजंस, अमेंड किया गया, बाद में ठीक हो गया। तो व्यवस्था जैसे चलनी चाहिए वैसे ही चली है। यानी केंद्र ने हमेशा राज्य के अधिनियमों को परमिट करने में इस बात का ध्यान रखा है कि क्या अधिनियम संविधान की व्यवस्था के विपरीत जा रहा है, क्या भारत की एकता और अखंडता को क्षति पहुंचाएगा, क्या सेंट्रल का कोई अधिनियम है उसके विपरीत जा रहा, क्या सेंट्रल की अपनी कोई पॉलिसी है उसके खिलाफ जा रहा, ठीक है, क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, क्या फंडामेंटल राइट इसको वायलेट कर रहा है। यानी एक ओवरऑल उनकी शक्ति को सीमित कतई नहीं किया, वो किसी भी एंगल से देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया है, सदुपयोग ही किया है और ठीक ढंग से राज्यों के अधिनियमों के बारे में अपना विचार रखा है। तो एक 31A, दूसरा 31C, तीसरा 200, तीसरा चौथा 288। 288 में क्या है कि अगर राज्य केंद्र के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित कोई अथॉरिटी, ठीक है, कोई लोकल बॉडी, कोई अथॉरिटी हो सकती है, कोई निगम हो सकता है जो कि जल या विद्युत इसके विक्रय को, इसकी, ठीक है, इसको संग्रहित रखने के लिए, इसके वितरण को, ठीक है, इसको जनरेट करने को, विनियमित करने के प्रयोजन से स्थापित किया गया है, ठीक है ना, या कोई नदी घाटी परियोजना है, उसको ठीक ढंग से चलाने के लिए कोई बॉडी केंद्र की ओर से बनाई गई है, उस पर कोई टैक्स लगाने का प्रयास करता है, तो राज्य को केंद्र के विचार के लिए इस अधिनियम को आरक्षित करना होगा, ठीक है, यह भी ठीक है। इसके अलावा क्या रखा उन्होंने कहा 304B, 301 हम लोग पढ़ेंगे जब ये देखेंगे हम लोग व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, इस हेड को देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो 301 आएगा और 301 एक सामान्य दशा का वर्णन करेगा और 301 कहेगा पूरे भारत में, पूरा भारत मीनिंग देर भाई कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से कटक तक, पूरे भारत एक इकोनॉमिक यूनिट होगा और पूरे भारतवर्ष में व्यापार वाणिज्य और समागम अबाधित रहेगा, उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जा सकती। और जनरल लॉ जो होता है फिर उसके एक्सेप्शंस निर्मित होते हैं, जैसा हम लोगों ने सीआरपीसी की धारा 300 में देखा था, 300 सबसेक्शन 1 जनरल लॉ कहता है और फिर सबसेक्शन में एक्सेप्शंस आते हैं, क्योंकि कोई भी चीज अल्टीमेट एब्सोल्यूट नहीं हो सकती और पहली बार जब कही जाती है तो एब्सोल्यूट फॉर्म में कही जाती है, उसके बाद उसके एक्सेप्शन निर्मित होते हैं। तो आपका 301 फिर उसके एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस में ये कहा है 304B में कि राज्य युक्ति संगत निर्बंधन ये अधिरोपित कर सकते हैं। युक्ति संगत निर्बंधन किसे माना जाएगा किसे नहीं माना जाएगा वो 301 से 304 जब देखेंगे तब देखेंगे। फिलहाल युक्ति संगत निर्बंधन, क्योंकि ये सही है कि राज्य व्यवस्थाएं करते हैं जिसके कारण पूरे भारतवर्ष में व्यापार वाणिज्य और समागम अबाधित रह पाता है। अगर वो व्यवस्थाएं न करें तो व्यापार वाणिज्य और समागम अबाधित नहीं रहेगा। आपके लिख देने से थोड़ी कुछ हो जाता है, आप कह दो ऐसा होगा तो हो ही थोड़ी जाएगा। वैसा हो ये सुनिश्चित करना भी जो ये चाहता है वैसा हो उसी का कर्तव्य है, और जो सुनिश्चित कर रहा है कि वैसा हो जैसा होना अपेक्षित है तो उसे कुछ ताकतें ये भी देनी पड़ेगी। आपने कहे तो दिया व्यापार वाणिज्य और समागम अबाधित रहेगा, जो सड़क ही नहीं होगी क्या खाक अबाधित रहेगा?
और सड़क नहीं होगी, और सड़क होगी भी और वहां धरना प्रदर्शन और जाम लगता रहेगा तो क्या खाक होगा? धरना प्रदर्शन सड़क पे नहीं भी होगा और अतिक्रमण रहेगा, क्योंकि दुकानदार की तो आदत है, उसे तो पूरा, ठीक है, तीनों त्रिलोक दुकान के लिए दे दो, तो भी जब तक वो तीनों त्रिलोक से आगे बढ़कर पाताल की सीमा में 2 मेजे डाल के उस पर गद्दा नहीं लगा देगा, तब तक उसका मन ही नहीं भरता। यह है, ठीक है, डंडा चलना चाहिए, डंडा, ठीक है। अगर आप उसे 3 त्रिलोक ये दुकान लगाने के लिए दे दो, तो भी वो 2 बल्ली गाड़ के पाताल की सीमा में 2 गद्दे जरूर रख देगा, बिकेगा ही नहीं, उसका मन ही नहीं भरता, ठीक है। तो अगर यह अतिक्रमण रहेगा तो क्या खाक रहेगा व्यापार वाणिज्य समागम अबाधित? और अतिक्रमण हटाए कौन? नगर निगम। धरना प्रदर्शन कौन रहेगा? पुलिस, ठीक है। और मोटरसाइकिल 5 पिल जाएंगी एक साथ एक और से, और 6 कार वाले आके उन पिल जाएंगे, तो क्या खाक व्यापार वाणिज्य समागम अबाधित रहेगा? व्यापार वाणिज्य समागम तो ट्रक से होगा, रेल से होगा, ठीक है, वो तो चल ही नहीं पाएंगे। और ये कौन करेगा? राज्य। पुलिस किसकी है? राज्य की। सड़क कौन बनाएगा? राज्य। स्टेट हाईवे भी है, नेशनल हाईवे, और नेशनल हाईवे पे चलाते रहो तुम ट्रक। नेशनल हाईवे पे मार्केट थोड़ी है, मंडी थोड़ी है, वो तो स्टेट हाईवे पे है। तुम अपने वहीं चलाते रही ना, जब अंदर मंडी में आ ही नहीं पाएगा कुछ, तो बिकेगा क्या? खाक। व्यापार वाणिज्य समागम क्या होगा? ठीक है। और ये सब स्टेट का विषय है, इसलिए स्टेट को युक्ति संगत निर्बंधन लगाने का हक है। अर्थात वो पुलिस व्यवस्था दे रहा, वो सड़क बना रहा, तो पैसा कहां से लाएगा? खेती करेगा, ठीक है, तो आप ही से टैक्स के रूप में लेगा। अब जब टैक्स लेगा, तुम कहोगे साहब निर्बंधन लगा दिया, तब हम तो व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता है, लेकिन व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता बनी रहे, इसके लिए कुछ खर्च चाहिए, वो कौन देगा? वो भी तुम ही दोगे, क्योंकि व्यापार वाणिज्य समागम से जो लाभ हो रहा वो तो गपर गपर तुम रख रहे, तो खर्चे क्या हम उठाएंगे? ठीक है, चलो हम भी उठाएंगे एज ए कंज्यूमर, ठीक है, क्योंकि उससे लाभ हमें भी हो रहा, लेकिन तुम्हें भी तो हो रहा, और तुम्हें हमसे ज्यादा हो रहा, तो कंज्यूमर कम देगा, तुम ज्यादा दोगे। अब ये बातें 1 घंटे में तय हो पा रही, और फेसबुक पे मूर्ख पिला पड़ा है कि व्यापारियों पर इतना टैक्स। अरे वो तो हो गई, फायदे भी तो तुम ही सबसे ज्यादा ले रहे हो, ठीक है। तो 304B युक्ति संगत निर्बंधन लगाने का हक देता है, लेकिन इस प्रकार के जितने अधिनियम राज्यों के द्वारा बनाए जाएंगे, वो सारे के सारे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखे जाएंगे राज्यपाल के द्वारा। 200 वो 304B द्वारा प्रदत्त शक्ति के, यहां पे 200 की जरूरत नहीं, क्योंकि क्लियर प्रोविजन 304B में ही है, ठीक है ना। तो ये भी एक सिचुएशन है जिसमें राज्य के अधिनियम के प्रति केंद्र की अनुमति चाहिए। और 254 सबसेक्शन 2 वो तो डिस्कस किया ही हमने, यानी वो भी एक स्थिति है। फिर 360B, जब आर्थिक आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी नहीं है, सिर्फ आर्थिक आपातकाल है, तो सामान्य विधायन प्रभावित नहीं होना चाहिए स्टेट का। आर्थिक आपातकाल है ना, जो अब तक लगा नहीं हिंदुस्तान में, तो 360 सबसेक्शन 4 ये कहता है कि अगर आर्थिक आपातकाल घोषित है देश में, तो राज्यों के जो वित्त विधेयक और राज्यों के जो धन विधेयक, 2 ही से संबंध है, ठीक है ना, वित्तीय आपातकाल और किसी चीज से संबंध ही नहीं है। तो राज्यों के धन विधेयक और राज्यों के वित्त विधेयक ये केंद्र के विचार के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। These are the situations in Constitution of India in which the consent of the president is required. ठीक है, there are maybe some other instances in which the consent of the governor may be required. ठीक है, to all those situations Section 255 और Article 255 will be applicable, ठीक है ना। और ये
स्थितियां ठीक भी हैं देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए। यद्यपि ये राज्यों की ऑटोनॉमी, राज्यों की स्वायत्तता, इसके प्रति एक आक्षेप के तौर पर कही जा सकती है, लेकिन राज्यों की स्वायत्तता ये बड़ी बात नहीं है, देश हित ये बड़ी बात है। और राज्य यहां उस रूप में है भी नहीं जिस रूप में अमेरिका आदि में है, जहां राज्य का निर्माण ही सुव्यवस्था के लिए हुआ है। ठीक है, तो राज्यों की स्वायत्तता ये प्रमुख प्रश्न नहीं है, स्वायत्तता जो सुव्यवस्था ये प्रमुख प्रश्न है। और उसके लिए केंद्र ने आज तक अधिनियमों को मना भी नहीं किया, इसलिए ये भी नहीं कह सकते कि अनुभव से ये व्यवस्था गलत साबित हुई है। ये व्यवस्था, हमने जिस व्यवस्था को स्थापित करना चाहा है उसमें सहायक सिद्ध हुई है, इसलिए व्यवस्था ठीक है। और चूंकि आपका अनुमति इस प्रयोजन से रखी गई है कि केंद्र की यह दृष्टि पड़ जाए कि सब कुछ ठीक ढंग से अधिनियमित हुआ या नहीं, तो अगर यह दृष्टि पूर्व में पड़ना अपेक्षित थी लेकिन किन्हीं कारणों से पूर्व में नहीं पड़ पाई, और बाद में जब इनेक्टमेंट हो गया, बाद में राष्ट्रपति ने उसे अपनी अनुमति देकर और यह पाया कि सब कुछ ठीक है, तो सिर्फ इस कारण से कि पूर्व में यह नहीं पड़ पाई, अधिनियम को शून्य करना यह ठीक नहीं होगा, क्योंकि अधिनियम बनने में भी पब्लिक एक्सचेकर या लोक धन का व्यय यही होता है। इसलिए अनुच्छेद 255 एक रेमेडाइल सेक्शन के रूप में इनेक्ट किया गया, और यह उसने घोषित किया कि जहां भी राष्ट्रपति या राज्यपाल की पूर्व मंजूरी अपेक्षित है उसे प्रक्रिया का नियम माना जाएगा। ठीक है ना, प्रक्रिया का नियम माना जाएगा, और प्रक्रिया हमेशा व्यवस्था को ठीक रखने के लिए होती है। अगर व्यवस्था ठीक है प्रक्रिया के नियम को पालन किए बिना, तो फिर व्यवस्था के ठीक होने पर सिर्फ इसलिए कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता कि वो प्रक्रिया के मुताबिक ठीक नहीं की गई थी। ठीक है ना, तो यही अनुच्छेद 255 कह रहा है। आप कहता है, देखें क्या कहता है, सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना, केवल प्रक्रिया के विषय मानना, ये उसने पहले क्लियर कर दिया, डैश लगाया। फिर कहा यदि संसद के या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी अधिनियम की जहां राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी वहां राज्यपाल या राष्ट्रपति ने, जहां राज्य प्रमुख की सिफारिश अपेक्षित थी वहां राज्य प्रमुख या राष्ट्रपति ने, जहां राष्ट्रपति की सिफारिश या पूर्व मंजूरी अपेक्षित थी वहां राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी है, यानी पहले नहीं ली गई, बाद में पूर्व मंजूरी नहीं ली गई लेकिन बाद में अनुमति दे दी गई, तो ऐसा अधिनियम और ऐसे अधिनियम का कोई उपबंध केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगा कि इस संविधान द्वारा अपेक्षित कोई सिफारिश नहीं की गई थी या पूर्व मंजूरी नहीं दी गई थी, केवल इस कारण से। यानी इस कारण के अलावा कोई कारण हो तो हो जाएगा, केवल इसी कारण से अविधिमान्य नहीं माना जाएगा। अगर देयर इज ओनली वन इन्फर्मिटी इन द लेजिस्लेशन एंड दैट इन्फर्मिटी बिलोंग्स टू, ठीक है, काहे के लिए कि जो रिक्वायर्ड सिफारिश थी वो नहीं थी उस अधिनियम के प्रति, तो केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा। हां, इसके अलावा कोई इन्फर्मिटी है, लेजिस्लेचर में विधायी क्षमता ही नहीं थी, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट था, केंद्र भी नहीं जान पाया, क्योंकि जरूरी थोड़ा ही आप कोई काम करना चाहो तो कर ही लो, उस काम को करने की एक्सपर्टाइज जिन लोगों के पास है वो आपसे बेहतर कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाएगा नहीं जाएगा इसको डिसाइड करने में कोर्ट एक्सपर्टाइज है, उसका एक्सपर्टाइज है, आपको लगा नहीं जाएगा, इनफेक्ट जाएगा। ठीक है, तो अन्य किसी कारण से वो अविधिमान्य हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा और ये प्रक्रिया का विषय माना जाएगा। और 255 हर उस स्थिति को लागू है
जहां राष्ट्रपति या राज्यपाल की पूर्व अनुमति अपेक्षित है। ये आपका लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट खत्म हुआ, ये पूरा चैप्टर। अब हम लोग बात करेंगे केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों पर। केंद्र और राज्य के बीच 3 प्रकार के संबंध हैं, विधायी, प्रशासनिक और आपका आर्थिक। तो आर्थिक संबंधों पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसे छोड़ेंगे भी, अगर बाद में मन बनेगा जब कॉन्स्टिट्यूशन में सारा पढ़ा लेंगे तब बात कर लेंगे, अगर मन बना, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन पर अगले उसमें बात करेंगे।